ये कहानी मेरे महल्ले की है। 5 भाइयों की इकलौती बहन सितारा इंतहाई नाज व नम में पली बड़ी थी। इसकी वालिदा एक समझदार खातून थी, लेकिन इनमें एक खामी थी। वो अपनी बेटी को पास पड़ोस में जाने से मना नहीं करती थी। वो अपनी बेटी को बहुत मोहब्बत और प्यार से रखती थी। सितारा फितरतना खामोश तब और शरीफ लड़की थी। हमारे महल्ले में बहुत सारे घर थे जो तकरीबन सब ही आपस में रिश्तेदार थे। जिन दिनों ये वाकया पेश आया, सितारा छठी क्लास की तालिबा थी। तकरीबन इसकी उम्र 11-12 बरस थी। पड़ोस में एक मियाँ बीवी और उनके 4 बच्चे थे। उनके घर इस लड़की का आना जाना था। उनके घर के सरबराह का नाम इकबाल था, जिसे सब बाला बाला कहते थे। बाला एक हेयर ड्रेसर था। वो सितारा का रिश्तेदार न था, सिर्फ महल्लेदार था। बाला जब छोटा था तो इसकी 3 खूबसूरत बहनों को सितारा के चचा ने अपनी बातों के जाल में फंसाकर बेआबरू किया था। अब तो उनकी शादियां हो चुकी थीं और उनके बच्चे भी काफी बड़े थे। बाले के जहन में कहीं किसी जगह ये नक्श था कि सितारा के चौहे ने मेरी बहनों की इज्जतों को पामाल किया था, मगर उन बातों को काफी अरसा गुजर गया था। महल्ले वाले भी भूल भाल गए थे। सितारा का बाले के घर बहुत आना जाना था। इसकी लापरवाही भी सितारा को न रोकती कि इकलौती बेटी है, घर में कोई बहन नहीं है, इसीलिए बाले के बच्चों से खेलती होगी। बाले की बीवी को अपनी नंदों की साबिका जिंदगी के बारे में कुछ पता न था। वो सितारा के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आती थी, लेकिन बाले के दिल में क्या है किसी को पता न था। बाले ने आहिस्ता आहिस्ता सितारा को अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया, जिसकी किसी को भी कानो कान खबर न हो सकी। कहाँ एक कम उम्र लड़की और कहाँ 28 साल का मर्द। सितारा की माँ को महल्ले वाले भी कहते थे कि अपनी बेटी को उनके घर इतनी देर तक न जाने दिया करो। क्या खबर उसकी बीवी नजमा घर में होती है या मैके गई होती है। नजमा एक भोली भाली औरत थी, जिसको बाले जैसे यतीम लड़के के साथ ब्याह दिया गया था। बहरहाल सितारा की माँ ने अपनी बेटी को न रोका। वो खुलम खुला निजमह के घर पर पाई जाती थी। एक दिन हम सब स्कूल से वापस घर आए तो देखा कि सितारा की वालिदा परेशान सब लड़कियों से पूछती फिर रही थी कि मेरी बेटी अभी तक स्कूल से नहीं आई, अल्लाह खैर करे। हम सब भी परेशान हो गए कि सुबह तो वो हमारे साथ थी, मगर छुट्टी के वक्त साथ नहीं आए। कुछ देर बाद पूरे महल्ले में चामगोइयाँ होना शुरू हो गई कि सितारा स्कूल से वापस घर नहीं आई। सब जगह तलाश शुरू हो गई। स्कूल से पता किया तो मालूम हो उस सुबह गेट तक साथ आई थी। फिर चपरासी से कहा कि मैं ये सामान अपने कजिन को देना भूल गई, अभी आती हूँ, लेकिन वो वापस नहीं आए। इससे साफ जाहिर था कि वो जिसके साथ भी गई है अपनी मर्जी से गई है। महल्ले वालों ने सितारा की वालिदा के कान में बात डाली कि बीबी बाले के घर भी पूछ लो, शायद इसकी बीवी को खबर हो, लेकिन वहां तो ताला था। फिर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। सबका शक बाले की तरफ गया कि वो इसकी बेटी के आगे पीछे फिरता था। जरूर दाल में कुछ काला है। पुलिस ने इसके दोस्तों को पकड़ लिया। इनसे पूछगुछ की गई तो पता चला कि बाला सितारा को लेकर रुझान चला गया है, जिधर उसकी बहन का घर था। पुलिस सितारा के भाइयों के साथ बाले की बहन के घर पहुंची तो देखा सितारा दुल्हन बनी बैठी थी और निकाह भी आ चुका था। पुलिस ने सितारा को बाजियाब करवाया और इकबाल को थाने पकड़ कर ले आए। उसने इकरार किया कि मैंने ही सितारा को अपने जाल में फंसाया था ताकि अपनी बहनों की इज्जत का बदला ले सकूं, ताकि मेरे दिल की आग ठंडी हो। सितारा को घर वापस ले आए। हमारे इलाके में जो बच्चियां ऐसा काम करती हैं तो पूरा खानदान बदनाम हो जाता है। ये बात तकरीबन 1992 की है, जब गैरत के नाम पर कत्ल करना फख्र की बात समझी जाती थी। सब खानदान वाले सितारा की फैमिली से नफरत करने लगे। इसके बाप भाई भी शर्मिंदा थे, खास तौर पर सितारा की माँ के एकाश में इस वक्त होश के नाखून ले लेती तो आज ये दिन देखना नसीब न होता। सितारे खुद हैरान थी कि वो इस जाल में कैसे फंसी। उधर बाले पर केस चला और उसे अगवा के जुर्म में जेल हो गई। बीवी अपने बच्चे लेकर मैके जा बैठी और कुछ अरसा बाद शौहर की बेवफाई का गम सीने से लगाकर फौत हो गए। बाले की बच्चियां अपनी पेविप्यो है के घर एक एक करके रहने लगी। माँ बाप की शफकत से महरूम बेटियां पेविप्यो है ने आपस में बांट ले कि हम उनकी परवरिश करेंगे, क्योंकि बच्चियों का नथियाल गरीब था।
वो इनका बोझ न उठा सकते थे। उधर सितारा के भाई बहन को घर में बर्दाश्त नहीं करते थे। पूरे खानदान में कोई भी ऐसा न था जो सितारा को अपनाता। आखिरकार की खाला जो झंग में रहती थी, इसने करीबी गांव में ही कोई अच्छा सा लड़का देखकर सितारा का निकाह करवा दिया। वहां इसके बारे में कोई नहीं जानता था। सितारा 5 बच्चों की मां बन गई। इसका शौहर जब सितारा के मैके आता तो कोई ना कोई भाई इसके शौहर के साथ साथ रहता था कि इलाके के लोग कभी सितारा का माजी ना बता दे, लेकिन किसी बदखा ने शौहर को अकेला पाकर सितारा का माजी बता ही दिया, जिसे सुनकर वो बहुत दिलगिरफ्ता हुआ और सितारा के साथ खूब झगड़ा किया। वो उसे डंडों से खूब मारता, इसे जलील करता और वो बेचारी जुल्म सहती रहती। सितारा के शौहर को किसी बदबख्त ने गमों से निजात दिलाने के बहाने नशे की लत लगा दी और वो मुकम्मल तौर पर नशेई बन गया। कई कई दिन घर ना आता। उधर बच्चों का खर्चा भी सितारा की माँ भिजवाती थी। आखिरकार एक दिन शौहर ने अपनी बीवी को खूब मारा और तलाक दे दी। वो 5 बच्चों के साथ अपनी माँ के घर आ भी थी। भाबिया है और भाई तो उसे पहले ही नापसंद करते थे, अब इस पर आसमान ही टूट पड़ा। माँ सितारा और उसके बच्चों के साथ किराए के मकान में रहने लगी और बूढ़ा बाप इसके बच्चों का खर्चा उठाने लगा, क्योंकि घर पर भाभीयों का कब्जा था। वो किसी सूरत भी इसको अपने घर में जगह देने को तैयार न थे। बूढ़ा बाप अपनी बच्ची कभी जमीन पर काश्तकारी करके सितारा और उसके बच्चों का खर्चा पूरा करता था। उधर बाले को जेल में ही पुलिस तशद्दुद से कुछ ऐसी कारी ज़रबे लगी कि कुछ अरसे बाद वो फौत हो गया। शायद सलमिया में ज्यादा कसूर सितारा की वालिदा का है। अगर वो अपनी बेटी को घर पर रहने की तलकीन करती, इसको कुनविल करती, तो शायद आज ना ही बाले की बेटियां दर बदर फिर रही होत और ना सितारा के बच्चे बना बाप के परवरिश पाते। दोनों घराने यूं बर्बाद हुए कि उनके खानदान की इज्जत तार तार हो गई। सब खत्म हो गया, क्योंकि आगे भी सितारा की बच्चियों का कोई मुस्तकबिल नहीं। कौन उनको अपनाएगा? सब उन पर तानाजनी करते हैं कि अगर तुम्हारी माँ गलत कदम न उठाती तो आज तुम किसी अच्छे घर में परवरिश पा रहे होते, इज्जत की जिंदगी गुजार रहे होते। अब तो सितारा को भी अपनी कम अक्ली पर रोना आता है। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों का खास ख्याल रखें, उनके चाल चलन पर मुकम्मल नज़र रखें और उन्हें ज़्यादा। हम एक ऐसे पहाड़ी इलाके के रहने वाले थे जहाँ हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा और खूबसूरत नज़ारे आंखों को फरहत बख्शते थे। फलों के बागात, नदी नाले, बहते हुए झरने और रंग बिरंगे चहकते परिंदे, सारी खुदा की नेमतें हमको मुयस्सर थी, जिन्हें देखने और उनसे लुत्फ अंदोज होने को दूर दराज से लोग आते थे और चंद दिन रहकर चले जाते थे। लेकिन इस कश्मीर जन्नत नज़ीर में अल्लाह ताला ने हमारे लिए नस्लों से क़याम का बंदोबस्त किया हुआ था। वालिद साहिब की मलकियत एक छोटा सा बाग था। सेब और खुबानी की फसल होती तो उनकी फ़रोख्त से हमारा गुजारा हो जाता। बाबा डाक के महकमे में मुलाजिम थे। रिटायर हुए तो कुछ रकम हाथ आई। उन्होंने बाग से मुत्तसिल अपनी ज़मीन पर एक छोटा सा कॉलेज बनवा लिया। ये झील के करीब वाक़ था और बाबा ने इसको तिजारती नुक्ता नज़र से बनवाया था। इसको हम रेस्ट हाउस का नाम दे सकते हैं या फिर मकामी ज़बान में सराय घर कह लें। इस छोटे से बंगले में अक्सर सयाह आकर ठहरते थे। कभी कभार गैर मुल्की सयाह भी आ जाते तो हमको ज़्यादा किराया मिल जाता, वरना अक्सर मकामी शहरी जो सैरो तफरी की गरज से आते 2-4 रोज़ के लिए इसे किराए पर ले लेते थे। हमारा ये कॉलेज, जिसका नाम जन्नत नज़ीर था, ऐसी जगह वाक़ था कि यहाँ से नीचे वादी का नज़ारा भी किया जा सकता था। तभी सारे इलाके में जन्नत नज़ीर की बड़ी शोहरत थी। जो कोई सयाह बाहर से आता और बाजार में किसी से अच्छे रेस्ट हाउस का पता पूछता, सभी हमारे जन्नत नज़ीर कार इसको समझा देते कि इस इलाके में इससे ज़्यादा खूबसूरत और आरामदेह क़यामगाह और कोई नहीं। जन्नत नज़ीर को ये शर्फ भी हासिल था कि यहाँ अक्सर नौबियाहता जूड़े आकर ठहरते थे, जो वादी में हनीमून मनाने की गरज से आते थे। मेरे बाबाला भी नहीं थे, लिहाजा उन्होंने मुनासिब किराया रखा हुआ था और हमारी सर्विस भी उम्दा होती थी। अगर क़याम करने वाले खाना हमसे पकवाते तो फिर उनको इसके लिए अलहदा रकम अदा करना पड़ती थी। इस कॉलेज से हमको इतनी आमदनी हो जाती कि हमारा गुजारा आसानी से हो जाता। ये हमारी खुशकिस्मती कि हमारा ये रेस्ट हाउस सर्दियों गर्मियों कभी खाली ना रहता।
एक मुसाफिर खाली करता तो 2-4 रोज बाद कोई दूसरा आ जाता। कहते हैं ना, इंसान का रिज़्क अल्लाह के ज़िम्मे है। रोजी रोटी जो नसीब की होती है, बंदे को हर हाल में मिल ही जाती है। मेरी कोई बहन भाई ना था। बूढ़ होती तो कॉलेज की सफाई सुथराई में मशगूल हो जाती, इसको शीशे की तरह चमकाती थी। बाबा के इंतकाल के बाद इस रेस्ट हाउस जन्नत नज़ीर की जिम्मेदारी हम माँ बेटी पर। पहले तो मुसाफिरों की सब देखभाल बाबा ही करते थे। उनके बाद उम्मी ने अपने भाई के बेटे अब्दुर्रहमान को बिलवा लिया, क्योंकि वो मीर उमंगतर भी था। उम्मी समझती थी बाद में भी ये काम इसको ही संभालना है। अब्दुर्रहमान 6 जमात पास था और बहुत सीधा सादा इंसान था। मैं उसकी मंगेतर थी। बाबा के बाद वो अब हमारे ही घर में रहता था, लेकिन कभी मुझसे कोई नाज़ेबा बात नहीं करता था। अम्मी को इस पर बहुत भरोसा था। वो एक शरीफ लड़का था। मैंने स्कूल की शक्ल नहीं देखी थी। जो कुछ पढ़ना लिखना सीखा, अपने बाबा से सीखा था। मैं वादी की सादा लो लड़का थी जिसने कभी शहर नहीं देखा था, लेकिन जन्नत नज़ीर की वजह से हमारा वास्ता शहर के लोगों से ही पड़ता था। उम्मी के ज़िम्मे जन्नत नज़ीर की सफाई नहीं थी, ये काम मैं ही करती थी। अम्मा तो बस खाना पकाना करती थी, बाकी बाहर के उमूर अब्दुर्रहमान संभालता। बाग की देखभाल भी वही करता और फल फ्रूट आरती के हवाले कर आता। सयाहों से किराए का लेन देन हिसाब किताब वालिदा ने इसके सुपुर्द कर दिया था, क्योंकि वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा था। एक बार हमारे रेस्ट हाउस में एक नया शादीशुदा जोड़ा आकर ठहरा। ये दूल्हा दुल्हन बहुत खूबसूरत और हंसमुख थे। दुल्हन का नाम शबनम था। वो अक्सर मुझे बिलाकर बातें करती, कहती, मरियम, तुम कितनी खुश नसीब हो कि जो ऐसी जगह पर रहती हो। चारों तरफ पहाड़, झरने, वादियाँ, ऊंचे ऊंचे दरख्त और खूबसूरत नज़ारे। वाकई यहाँ का हसन बेनज़ीर है। सुबह शाम तुम उन खूबसूरत नज़ारों को देखती हो और हमको देखो कि कितना सफ़र करके और कितना रुपया खर्च करके यहाँ सिर्फ चंद दिन के लिए आए हैं, सिर्फ इस हुसैन मकाम को देखने के लिए। लेकिन मैं शहर वालों ही को खुशकिस्मत समझती और शबनम को, जो हर रोज़ नया और कीमती लिबास पहनती और अपने खूबर वामीर शौहर के साथ सैर व तफरी को निकल जाती, जैसे कि उनको कोई गम ही ना हो। दोनों एक दूसरे के प्यार में गुम, हंसते मुस्कुराते रहते। मैं इनको मसरूर व मगन देख कर सोचती, असल में तो यही ज़िंदगी है, और मेरी भी क्या ज़िंदगी होगी अब्दुर्रहमान के साथ। जैसी अब है बस वैसी ही रहेगी। ना दौलत की रेल पेल होगी और ना अच्छे कपड़े होंगे, ना शहरी ज़िंदगी के मज़े। मुझे शहरी ज़िंदगी और शहरी लोग अच्छे लगते थे, जो हर वक्त घूमते फिरते सैर व तफरी करते रहते थे। और मेरे शादी के बाद मुझे तो इसी अपनी लकड़ी की कुटिया में ही रहना था और इसी तरह हमारे कॉलेज में आकर ठहरने वालों की खिदमत करना थी, उनका ख्याल करना, उनके लिए चाय बनाना और उनके झूठे बर्तन धोना। जब सूरज गुरूब होने लगता और उसकी किरणें चिनार के दरख्तों को आग सी लगा देती, तो शबनम अपने दूल्हा के साथ पहाड़ के दीमैन में इस खूबसूरत मंजर का नज़ारा करने निकल जाती। तब मैं इस जोड़े को बहुत रश्क भरी नज़रों से देखती थी। ये वक्त मेरे लिए खाना बनाने का होता। गीली लकड़ियों को फूंके मारते मारते थक जाती, तो कड़वे धुएं से जलती आंखों को सेंकती घर से बाहर निकल आती कि मेरा दम घट रहा होता। तब मैं सोचती, काश मुझको हर वक्त ये गीली लकड़ियां ना फूंकनी पड़ी तो कितना अच्छा होता। काश कि मेरी जिंदगी भी ऐसी हो जाए जैसी कि शबनम की है और इस वक्त बन सावर कर सैर को निकल जाती है। तभी दिल में ख्याल आया कि काश अब्दुर्रहमान मेरा मंगेतर ना होता और मेरा जीवन साथी कोई शहरी बाबू होता। दुआ करती, ए अल्लाह, मेरी शादी अब्दुर्रहमान से ना हो बल्कि किसी शहरी नौजवान से हो, जो खूबसूरत हो और अमीर भी हो। ये लोग कितने तमीज़ वाले होते हैं और अपनी बीवी का भी कितना ख्याल रखते हैं, इसको ऐश कराते हैं। एक दिन अब्दुर्रहमान ने मुझसे कहा, मरियम, मुझे चाय तो बना दे। मैंने तरस से जवाब दिया, क्यों भाई, क्यों बना दूं, तो मेरा कौन होता है। वो बोला, अच्छा अब ये भी बताना पड़ेगा, तेरी मेरी शादी हो जाएगी तब पूछना, अभी से क्या बताओ। इस पर मैं इससे लड़ पड़ी, मुंह धो रख, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। मैंने जवाब दिया, तो फिर किससे करेगी शादी।
ऐसे आदमी से करूंगी जो शहर से आएगा, जैसे हमारे सराय घर में लोग आकर ठहरते हैं, अमीर होते हैं, कितना खर्च करते हैं और उनके लिबास किस कदर अच्छे होते हैं। मैंने तो ये बात ऐसे ही कह दी थी, मगर अब्दुर्रहमान के दिल पर नक्श होकर रह गई थी। मुझको देखकर उसकी आंखों में जो कंदीलें रोशन हो जाती थी वो बुझ कर रह गई थी। इसके बाद तो वो बिल्कुल मुर्दा सा और चुप चुप रहने लगा, जैसे सचमुच उसकी और मेरी सगाई टूट गई हो। मैंने इस बात की लेकिन ज़रा भी परवाह न की कि वो मेरी बातों से दाखी रहने लगा है, क्योंकि मेरे ज़हन में तो उन शहरी लोगों का ख्याल बस चुका था कि जो हमारे सराय घर में आकर ठहरते थे। कुछ दिन बाद शबनम और उसका दूल्हा चले गए। जाते हुए मुझको कुछ रकम और तोहफे भी दे गए, क्योंकि मैं शबनम के काम खुश होकर करती। खाना और चाय भी पहुंचाती थी। खाने में जो फरमाइश करती वो पूरी करती। वो मुझसे घुल मिल गई थी और बातें भी करती थी। सुन भी उनके जाने से उदास हो गई थी, और जब वो जा रहे थे आपस में हंस हंस कर बातें कर रहे थे। एक दूसरे को देखकर उनकी आंखों में चमक थी और उनके चेहरों पर मोहब्बत के रंग बिखरे थे। बस ऐसी ही जिंदगी की मुझको भी चाहती। मुझको अब्दुर्रहमान जैसा बोनिगा सा जीवन साथी नहीं, बल्कि शबनम के दूल्हा सरफराज जैसा अमीर शहरी नौजवान चाहिए था। बस मीर अज़हन भटक गया और मेरे ख्यालों की उड़ान उन पहाड़ों से भी बुलंद परवाज हो गई। इसी तरह कई नौबयाहता जोड़े हमारे जन्नत नज़ीर कॉलेज में आकर ठहरे और चले गए। सभी हंसते मुस्कुराते, आसूदा हाल, तस्वीरें खिंचवाते, हुसैन सब्ज़ा ज़ारों में घूमते फिरते और मैं उनको देखती रहती बस हैरत भरी निगाहों से। एक बार हमारे सिमराए घर में एक जोड़ा आकर ठहरा। वो भी बड़ा खूबसूरत, शानदार और खुश व खुर्रम था। सफाई करते करते मैंने बातों बातों में इस दुल्हन और उसके दूल्हा का नाम पूछ लिया। मेरा नाम मेहरीन है और मेरे शौहर का नाम सज्जाद है। इसने बताया, तुम मुझको बाजी और उनको भाईजान कह सकती हो। सजदा भी मीर उमंगतर है। जब हमारी शादी हो जाएगी तब ये दूल्हा बनेगा, तो क्या शादी के बगैर ही। मैं सोचने लगी, हम तो यूं नहीं घूमने फिरने चले आए थे। जब शादी होगी हनीमून मनाने भी यहाँ आएंगी। मैंने गौर से मेहरीन बीबी के चेहरे को देखा, जहाँ मंगेतर का नाम लेते हुए इसके चेहरे पर हया का कोई फूल नहीं खुला था। आंखों में शर्म की कोई लाली न थी। मुझे बड़ा अचंभा हुआ। क्या शहर के लोग इस तरह के भी होते हैं? हमारे यहाँ तो लड़कियां शादी के तसव्वुर से ही शर्म व हया से सर नहीं उठात, और ये लोग शादी से पहले ही अपने घर से दूर अकेले रहने को यहाँ आ गए थे। इस वाक़ये के बाद दिल में एक खलिश, एक खुटक सी रहने लगी थी। ये लोग चले गए, मगर उनकी हरकतें, उनकी बातें दिल को अफसुर्दा करती रहती थी। सोचती थी काश ये शादी के बाद हमारे मेहमान होते तो अच्छा था। न जाने मैं ऐसा क्यों सोचती थी, शायद इसलिए कि शहरी दूल्हा और दुल्हन का तसव्वुर जो मेरे जहन में था, इस जोड़े के रहन सहन ने इसको मजरूह कर दिया था। चंद दिनों बाद हमारे सराय घर में एक और जोड़ा आकर ठहरा, जो खूबसूरत और अमीर होने के अलावा बहुत जिंदा दिल भी था। लड़की सांवली सी थी और अपने मर्द से कम खूबसूरत थी। मैं कमरे की सफाई करने गई तो बहुत अखलाक से पेश आई। मुझसे इतनी खुश दिली से बातें की कि मैं उसकी गिरविदा हो गई। इसका नाम मारिया था। मैंने अपने बाग की कुछ खूबानियां टोकरी में भरकर उसको दें तो बहुत खुश हुई। कहने लगी, शहरी लोग छोटे दिल के होते हैं और तुम वादी के लोग किस कदर बड़े दिल के होते हो। तुम शहर से दूर रहती हो ना? फिर पूछा, तुमको शहरी लोग कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कहा, मैं तो शादी किसी शहरी लड़के से करूंगी। कैसा शहरी लड़का तुमको पसंद है? मैंने कहा, आपके दूल्हा जैसा होना चाहिए। इस पर खूब हंसी और अपने दूल्हा को आवाज में देने लगी कि रमीज, यूं देखो कि ये लड़की क्या कह रही है। कहती है कि ये तुम जैसे शहरी बाबू से शादी करेगी। ये बात मारिया ने तो मजाक में और मैंने मासूमियत से कही थी, मगर इस आदमी ने मासूमियत से नहीं सुनी, बल्कि तेज और छठी आंखों से मुझको देखा कि मुझे पसीना आ गया और मैं वहां से भाग आई। इस दिन से मुझे रमीज से खौफ आने लगा। अब मैं खाना लेकर जब भी जाती
वो मुझे ऐसी ही नज़रों से देखता कि मैं अंदर से सहम कर रह जाती। एक दिन नाश्ता लेकर गई तो देखा कि रमीज़ कमरे में मौजूद न था और मारिया बीबी अपने कपड़े समेटकर सूटकेस में रख रही थी। चेहरा आंसू से तर था और लबों की मुस्कुराहट सर्द हो चुकी थी। मैंने जान लिया कि इस लड़की मोहब्बत के शगुफे खिलने से पहले ही खिज़ां रसीदा हो गए हैं। आज वो एक मुरझाई हुई कुल्ली की तरह हो रही थी। मारिया बीबी, आपके दूल्हा कहाँ हैं? नाश्ता कर ले, ठंडा हो रहा है। वो बिस्तर पर जाकर लेट गई। आंसू इसके गालों पर बहने लगे। मुझको इशारे से कहा कि तुम जाओ। मैं खामोशी से चली गई। मेरा दिल इसके रोने से बहुत परेशान था। समझी कि दोनों के पेच लड़ाई हो गई है। 2 घंटे बहुत मुश्किल से गुजरे। बर्तन उठाने के बहाने फिर गए। वहां मारिहना थी। रमीज कुर्सी पर बैठा हुआ था। आपने नाश्ता कर लिया क्या? बर्तन आपकी बेगम कहाँ है? उसने गुस्ल खाने की तरफ इशारा कर दिया। मैं बर्तन उठाने लगी। इसने उठकर फौर और वाज़े बंद कर दिया। पलटकर देखा, इसके चेहरे पर वहशत थी। मैं डर गई। यूं इस शहरी सांपन ने खामोशी से मुझे डस लिया। इसने मुझे ये ना बताया कि मारिया कॉलेज छोड़कर जा चुकी है। घर आकर मुंह लपेटे पड़ गई। अब्दुर्रहमान आया, पूछा, क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है? तेरा रंग क्यों जर्द हो रहा है? मैंने कहा, कुछ नहीं, बाहर सांप नजर आ गया था, डर गई थी। सांप तो रोज ही नजर आते हैं। पहले तो तू कभी ना डरती थी, अब क्यों डर गई? ये आम सांप नहीं था, खतरनाक था, इसलिए डर गई थी। वो मेरे पास आ बैठा। कहने लगा, मरियम, तो इस बात से ना डर, मैं गरीब हूँ, पहाड़ी हूँ। मैंने अपना सामान तैयार कर लिया है। मैं शहर जाऊंगा और तेरे लिए बहुत सा रुपया कमा कर लाऊंगा। शहर के लोग अच्छे लगते हैं ना तुझे? तो शहर की चीज़ों की हसरत करती है ना? मैं ये सब चीज़ें तेरे लिए लाऊंगा। फिर तो करेगी ना मुझसे शादी? मैं जब लूटूं तो मेरे कपड़े भी शहरी बाबू के जैसे ही होंगे। पहचान ना सकेगी मुझे। नहीं अब्दुर्रहमान, तो शहर मत जा। मुझे शहरी चीज़ों की चाहत नहीं रही है। इन चीज़ों का भला मैंने क्या करना है, और शहर जाकर तो ने क्या करना है? हम तो यही रहेंगे, प्यार मोहब्बत से। तेरे यही कपड़े अच्छे हैं, तो शहरी बाबू के जैसे कपड़े ना पहनना। उनका लिबास मुझे अच्छा नहीं लगता। हमारा अपना लिबास उनसे ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद मेरी अब्दुर्रहमान से शादी हो गई और फिर मैंने कभी शहरी लोगों की तमन्ना नहीं की।